कि ईरानी फोर्सेस अमेरिकन से ज़्यादा कमज़ोर होंगे, उनके इक्विपमेंट जो है उतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आधुनिक नहीं होंगे। तो अगर ये उतने मॉडर्न वेपन्स लेके पहुंच जाए तो ईरानी का सफाया कर देंगे। आपको नहीं लगता ऐसा? किसी भी लड़ाई में हथियार मायना नहीं रखता, वो हथियार चलाने वाले सैनिक का जज्बा, ट्रेनिंग और उसका मोरल मायना रखता है। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज नॉट द गन दैट मैटर्स, इट इज द मैन बिहाइंड द गन हु इज गोइंग टू पुल द ट्रिगर। आज हमारे सामने मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर दिलीप पटवर्धन साहब। जय हिंद। जय हिंद हुसैन जी। इन्होंने इंडियन आर्मी से 33 साल की उन्होंने सेवा की है। लेकिन आज का मुद्दा भारत की जंग के बारे में नहीं है, अमेरिका और ईरान की जमीनी जंग के बारे में बात करने वाले हैं। महाभारत में जो एक चक्रव्यूह रचा गया था, ऐसा कोई चक्रव्यूह रचने वाला है ईरान जमीन पे। इट इज समथिंग लाइक दैट कि जब ग्राउंड फोर्सेस आए, अमेरिकन को सरप्राइज कर दे और डिफीट कर दे। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि अभी तक जो भी जंग चली है वो एरियल जंग है। या तो मिसाइल्स है, या तो एयरक्राफ्ट से बॉम्ब डाले जा रहे हैं, या ड्रोन से अटैक है। लेकिन ग्राउंड फोर्सेज जो उनकी असली ताकत है उसका इस्तेमाल करने का उनको अभी तक मौका नहीं मिला है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जो मौका शायद उनको अभी मिलने वाला। ईरान जो फिलहाल एक महीने में इतने हमलों से इतने ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, आपको लगता नहीं वो कमजोर पड़ गए होंगे? क्षति जरूर हुई है। पहले ही दिन उनके सुप्रीम लीडर के हताहत होने के बाद उन्होंने हथियार नहीं डाले, वो रिटालिएट किया है, पिछले एक महीने से कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की थी कि ईरान को अपने घुटनों पे टेक दिया जाए। ईरान ने जो महीना भर से ऊपर जो से लड़ाई कर ली और अपने घुटनों पे नहीं आया। क्लियर एंड ओपन डिफीट है उनकी, फ्रस्ट्रेशन है उनका। क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करने लग गए हैं? बिकॉज फॉर देम इट्स अ फाइट ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब आप कह रहे हैं कि वॉर में ईरान जो है इस बात के लिए तैयार है कि वो अमेरिका से लड़ाई करे और पीछे ना हटे। बिल्कुल करेगा। There's too much bloodshed and too much of body bags होने वाले हैं, मे बी बोथ साइड्स यार। जब भी जमीन के ऊपर जंग होगी, दोनों साइड में कैजुअलिटीज जरूर होंगी। और आपके साथ ज्यादा नुकसान होने की आशंका किसकी तरफ से है? शायद फ्रंट में ईरान ही होगा, बट ईरान को प्रोत्साहन देने वाले और सपोर्ट देने वाले और भी कई ताकतें दुनिया में है। Even Russia and China. आई विल नॉट टेक नेम्स। दोस्तों, एजेट फाइल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद है जनाब ब्रिगेडियर दिलीप पटवर्धन साहब। जय हिंद। जय हिंद हुसैन जी। ये वॉर हीरो हैं। इन्होंने आपको बताएं, इंडियन आर्मी से जो है 33 साल की उन्होंने सेवा की है और बहुत बड़ी बड़ी फतेह हासिल की है। हम चाह रहे हैं कि आपको पता होगा कि फिलहाल मतलब वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी अगर कोई है तो वो भारत की आर्मी है। और ये आपने देखा है कि बड़े बड़े चैलेंजेस में, कि जब पाकिस्तान ने कारगिल में ऊपर से हमला किया था तो कैसे इन्होंने नीचे से जाकर उनको डिफीट की थी। इम्पॉसिबल चैलेंजेस जो भारतीय आर्मी ने, जो बड़े बड़े चैलेंजेस को जो है डिफीट किया है और कामयाबी हासिल की है। मेरे लिए ये एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आज मैं ब्रिगेडियर साहब के सामने बैठा हूँ और इससे आज बात कर सकता हूँ। लेकिन आज का मुद्दा भारत की जंग के बारे में नहीं है। आज हम अमेरिका और ईरान की ज़मीनी जंग के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है कि जब ये पॉडकास्ट आ रहा हो उस वक्त तक ये जंग शुरू भी हो चुकी हो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब से, जो खुद हीरो रह चुके हैं ज़मीनी जंग की, आप इनके ओपिनियन सुनिए और देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक वुड बी द आउटकम ऑफ दैट अटर ब्लड बाथ, वो जो खूनरेज़ी जो होने वाली है ज़मीन पे, जो अमेरिकन फ़ौजियों की और ईरानियों की, और ये मेरे ख़्याल से सबसे ख़तरनाक जंग होने वाली है ज़मीन पे। तो मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछना चाहूँगा कि आपके ख़्याल से जो अमेरिकन फ़ोर्सेस, जो मरीन्स जब उतरेंगे ईरान की ज़मीन पे और जब ईरानी जो है उसका बदला लेंगे और पलटवार करेंगे, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सिनेरियो? सबसे पहले जय हिंद और धन्यवाद हुसैन जी, जो आपने मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आके आपके दर्शकों के साथ मुखातिब हूँ। आपका सवाल, अभी जो अमेरिकन फोर्सेस ईरान में आने वाले हैं उसके ऊपर ईरान का क्या रिएक्शन होगा। जी। मेरे विचार में ईरान इस मौके का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा पिछले एक महीने से, जब से उनके ऊपर अमेरिका और इजराइल ने यूनिलैटरल जंग लादा है। तब से वो इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनको किस तरह से रिटेलिएट करने का मौका मिले। ईरान के पास बहुत ही सक्षम उनके आर्म फोर्सेस हैं, जो अभी तक पूरे तरीके से अपने ताकत को दुश्मन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक जो भी जंग चली है वो एरियल जंग है। या तो मिसाइल्स है, या तो एयरक्राफ्ट से बॉम्ब्स डाले जा रहे हैं, या ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। लेकिन ग्राउंड फोर्सेस जो उनकी असली ताकत है उसका इस्तेमाल करने का उनको अभी तक मौका नहीं मिला है, जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जो मौका शायद उनको अभी मिलने वाला। जी। तो आपको नहीं लगता कि ईरानी फोर्सेस
ऑल सेड एंड डन अमेरिकन के सामने कमज़ोर होंगे, कम होंगे, उनके इक्विपमेंट जो है उतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आधुनिक नहीं होंगे जितने अमेरिकन के होंगे। तो अगर ये उतने आधुनिक और मॉडर्न वेपन्स लेके पहुंच गए तो ईरानीज का सफाया कर देंगे, आपको नहीं लगता ऐसा? हुसैन जी, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी लड़ाई में जी। इक्विपमेंट या हथियार मायना नहीं रखता। जी। वो हथियार चलाने वाले सैनिक का जज़्बा, ट्रेनिंग और उसका मोरल मायना रखता है। जी। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज़ नॉट द गन दैट मैटर्स, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन हू इज़ गोइंग टू पुल द ट्रिगर। जी। एंड इट इज़ ऑलवेज़ कि ईरानियन फोर्सेस का अगर हम मोरल देखें, उनका ट्रेनिंग देखें, उनका ऑर्गेनाइजेशन देखें, उनकी विचारधारा देखें, तो उस विचारधारा के साथ उनके पास जो भी इक्विपमेंट है, जी। काफ़ी है कि अमेरिकन फोर्सेस को वो टक्कर दे और परास्त कर सके। तो ये अगर वो बहुत ज़्यादा लोग आ गए, मतलब बहुत सारे लोग, यानी नॉट जस्ट अमेरिकन्स, बट वो अपने साथ जो दूसरे अरब कंट्रीज के लोगों को लेके आ गए, यूरोपियन फोर्स को लेके आ गए, तो इतनी विशालकाय सेना के सामने ईरानियंस जो फिलहाल 1 महीने से तो मार खा ही रहे हैं और उसके बाद बहुत सैंक्शंस फेस कर चुके थे, आप लगता है ये मुकाबला बराबर का होगा? ये कैसा मुकाबला हो, कैसी किस्म की जंग होगी ये? ईरानियन के लिए ये बहुत ही एडवांटेज वाली सिचुएशन है कि जो भी मुकाबला होगा, जो भी जंग होगी, वो उनके मैदान में होगी, होम ग्राउंड में। उनका टेरेन है जहाँ पे वो खुद पिछले काफ़ी सालों से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। उस टेरेन के बारे में वो पूरी तरह वाकिफ़ है। वो उस जगह के चप्पे-चप्पे को अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो माउंटेन रेंजेस हो, चाहे वो कोस्टल लाइन हो, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे वो रेगिस्तान हो। ईरान के तकरीबन 16,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 2 बड़ी-बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं। उनका तकरीबन 2800 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। उनके डेज़र्ट्स हैं, वो हर टेरेन के लिए वो तैयार है। और ईरानियन फोर्सेस की सबसे बड़ी ख़ासियत है, उनके जो 30 अलग-अलग प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस के लिए एक अलग फ़ोर्स है जो मोज़ाइक स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करता है। हर प्रोविंस के लिए एक पर्टिकुलर कोर जी। तैयार है, ट्रेन्ड है, इक्विप्ड है और हमेशा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो जंग होगी वो ईरान के लिए बहुत एडवांटेजेस होगी कि उनके बैकयार्ड में या उनके ग्राउंड में ये होगी, जिसके लिए वो पूरी तरह से सक्षम है। ये मोज़ाइक स्ट्रेटजी जो आपने बताई, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, क्या है ये? मोज़ाइक का मतलब जो अंग्रेजी में जिसको मोज़ाइक कहते हैं, यानी कि अलग-अलग पीसेस को जोड़ के एक पूरा जो अ, जिगसॉ बनता है या एक जी। पूरा बड़ा पीस बनता है, जिसमें हर पीस तो उस बड़े हिस्से का, बड़े पिक्चर का हिस्सा है, लेकिन अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जी। कहने का मतलब है कि मोज़ाइक स्ट्रैटेजी में अगर किसी कारण से सेंट्रलाइज़ कमांड कंट्रोल डिसरप्ट हो जाता है, फिर भी जो इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो अपने आप में डिसीजन लेके अपने ही बलबूते पे उस जंग को अंजाम देने के लिए सक्षम है। और साथ-साथ उसके साथ के जो मोज़ाइक कोर में जंग चल रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए भी वो तैनात है। जी। ये मोज़ाइक स्ट्रैटेजी का मतलब है मोटे तौर पे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर फोर्सेस में देखा जाता है कि जब सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर आघात होता है, जैसे कि ईरान के साथ हुआ, तो तकरीबन सारी फोर्सेस डिसोरिएंट हो जाती है या उनका कमांड एंड कंट्रोल के ऊपर असर होता है। लेकिन मोज़ाइक स्ट्रैटेजी जिस तरह से बनी है, सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर आघात होने के बावजूद भी, बिकॉज़ ऑफ दिस स्ट्रेंथ ऑफ द मोज़ाइक स्ट्रैटेजी, वो सारी 30 के 30 प्रोविंसेस के जो उनके कोर हैं, वो अपने आप तैयार है। उनको कमांड एंड कंट्रोल के लिए किसी के शोल्डर्स के ऊपर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप जो बता रहे हैं मोज़ाइक स्ट्रेटजी, इससे पहले कोई देश में ज़मीनी जंग में या वॉर में इस्तेमाल हुई है, या भारत ने कभी इसको ट्राई करने की कोशिश की है? ये तकरीबन सभी सेनाओं में, सभी आर्मीज़ में इसको ट्राई करने के लिए एनकरेज किया जाता है, जिसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न आर्मीज़ में इसको डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड कहते हैं, जो टैक्टिकल लेवल पे दी जाती है। लेकिन ये मोज़ाइक स्ट्रैटेजी जो है, ये ईरान की अपनी ख़ासूसियत है, उनकी ख़ास बात है। इन्होंने शायद सोच समझ के इसको पहले से बनाए रखा है, जो इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ या ताकत समझी जाती है। लेकिन आज के ज़माने में जो इतने आधुनिक जो सिस्टम निकल गए हैं सैटेलाइट से, बाकायदा जो है आप एक-एक चप्पा-चप्पा देख सकते हैं। सो अगर सपोज़ कि वहाँ पेंटागन ने बैठ करके अगर ईरान की पूरी कोस्ट लाइन या ईरान की पूरी माउंटेनस रेंज को देख लिया है, तो फॉर देम इज़ एज़ गुड एज़ दे आर ऑन देयर ओन होम टर्फ। तो क्या वो उस तैयारी से जाके ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते?
ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक चीज़ जैसे मैंने पहले बताई थी कि ईरान की स्ट्रेंथ है, ख़ासियत है कि उनका टेरेन जो है, उनके यहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति है, जो ज़मीन की बनावट है, वो बहुत रगड और अलग किस्म की है। वहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, वहाँ पे कोस्ट लाइन है, वहाँ पे डेज़र्ट्स है, वहाँ पे प्लेन्स हैं और ईरान ने इन सभी जगहों का पूरा-पूरा फ़ायदा उठा के अपने एरिया को बहुत अच्छी तरीके से फ़ोर्टिफ़ाइड करके रखा हुआ है। जी। मिसाल के तौर पे उनके कई माउंटेन रेंजेस के अंदर ऐसे बंकर्स बने हुए हैं अंडरग्राउंड, जो ज़मीन से तकरीबन 100 फीट से भी नीचे बने हुए हैं, जिसके ऊपर किसी भी म्यूनिशन का, किसी भी प्रिसिशन म्यूनिशन का इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा। उनकी तादाद भी बहुत है इस तरह के बंकर्स की, उनकी कैपेसिटी भी बहुत है। पूरा का पूरा फ़ोर्स उनका उसके अंदर सेफ़ और सुरक्षित रह सकता है और ये उन्होंने पहले से जान के अपने टेरेन का पूरा फ़ायदा उठाया। एक अच्छी आर्मी वही होती है जो प्रिवेलिंग टेरेन कंडीशन का, वेदर कंडीशन का और डेमोग्राफिक कंडीशन का अपने एडवांटेज के लिए फ़ायदा उठाए, जो करने के लिए ईरान फ़िलहाल सक्षम है। तो अगर मान लीजिए कि ये उस तरह से तैयारी करके आते हैं कि जहाँ पे ईरानियंस को अपने उस बंकर्स में ना जाने दें और उनका प्रिसिशन म्यूनिशन का इस्तेमाल ना कर सकें, तो आपको लगता है कि अगर ये शुरू से ही आउटस्मार्ट कर दें ईरानियंस को ऑन द होम टूर, तो व्हाट आर द चांसेस कि ईरानियंस जो है उनके सामने हथियार डाल दें या हार जाएं? राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इतनी बड़ी बातें वहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं और यहाँ पे ईरानियंस कह रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एनकाउंटर द फाइट, तो ये दोनों की खाली एक वॉर रिटॉरिक है या वाक़ई कहीं ऐसी कोई हकीकत है जो हमको मालूम पड़े कि यहाँ पल्ला किसका भारी है? देखिए, कोई भी जंग शुरू होने के पहले, जंग मैदान में शुरू होने के पहले वो एडवर्सरी के दिमाग में शुरू करनी ज़रूरी है। जी। तो दोनों पक्ष अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एडवर्सरी के दिमाग में पहले आघात करें। इसलिए अमेरिकन कह रहे हैं कि हम तो इनको पहले ही दिन खत्म कर देंगे और ईरानियन कह रहे हैं कि वेलकम टू हेल, वी आर वेटिंग फॉर यू। सो ये तो दिमाग की लड़ाई दोनों पहले से लड़ रहे हैं, जो हर ज़मीनी लड़ाई का प्रील्यूड होता है। जी। ये प्रील्यूड चल रहा है अभी। उसमें कौन कितना सक्सेसफुल होता है, ये ज़मीनी लड़ाई शुरू होते ही जिस तरह के निर्णय या जिस तरह के डिसीजन निकलेंगे उससे पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक ईरान के पूरे फोर्सेस ख़त्म होके हथियार डालने का सवाल है, आज के तारीख में उनके जो नंबर्स हैं, उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके जो फोर्सेस की बनावट है, उसको देख के ये पॉसिबल नहीं लगता कि इतने आसानी से होगा। उनकी खासियत यह है कि उनके रिजर्विस्ट फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। जी। उनके इन एक्टिव सर्विस फोर्सेस तकरीबन 6 साढ़े 6 लाख के आसपास की नफरी है। अच्छा। उसके अलावा उनके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसको बेसिज कहा जाता है, वो तकरीबन 1 लाख से लेके 3 लाख की नफरी का अंदाज़ा है। उसके अलावा उनको जो रिजर्विस्ट है, उनकी नफरी तकरीबन 10 लाख से 30 लाख मानी जाती है। अच्छा। और उसके अलावा उनके पहले जो सुप्रीम लीडर थे, उनकी फिलॉसफी के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि ईरान में कम से कम 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ की आबादी मिलिटरीली ट्रेंड और ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि उनके फ्रंट ट्रूप्स के अलावा पीछे कितने एशेलॉन्स हैं, पीछे कितने लेयर्स हैं जो ऐसे स्थिति में जो एग्जिस्टेंशियल फाइट के समय पे डिप्लॉय होते रहेंगे by the government and on their own also, because for them it's a fight of existence. अच्छा। तो यानी वो जो अगर सपोज़ कि अमेरिकन ने पहला लेयर क्रॉस भी कर लिया, तो देयर इज़ सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्राइब जो है। Yes, और उनकी जो मैंने कहा उनकी जो बनावट है उनके फोर्स की और जो उनकी वॉर फाइटिंग फिलोसॉफी है, उसमें ये भी शामिल है जिसे वो कहते हैं ह्यूमन वेव्स। जी। यानी कि दे कैन ऑलवेज कम इन वेव्स जी। एंड दैट वेव विल कम व्हेन देयर रिजर्विस्ट गेट इनटू एक्शन। ये ह्यूमन वेव्स कैसे ऑपरेट करता है? एक्सप्लेन करेंगे आप? इट इज़ टू बेसिकली जो अ, जब ज़मीन की लड़ाई शुरू होती है, ज़मीन की लड़ाई जब जंग शुरू होती है, उस समय उस फ्रंट को इत इस कदर ह्यूमन बॉडी से सैचुरेट कर देना जी। कि एडवर्सरी को उस ह्यूमन बॉडी को, उस वेव को डिस्ट्रॉय करके अगली वेव तक पहुँचने में भी दिक्कत हो। जी।
बेसिकली सैचुरेटिंग द एंटायर वॉर फ्रंट यानी बाय ह्यूमन, बहुत सारे लोगों का एक साथ आके हल्ला बोल देना। और ये लोग नहीं होंगे, ये ट्रेन सोल्जर्स होंगे। अच्छा, तो ये फर्क है। तो हमने सुना है कि अब ईरान में 12-12 साल के बच्चे वो हथियार लेके हमला करने के लिए तैयार हैं। तो अगर इस किस्म के सेंटिमेंट्स किसी देश के अंदर हों, तो आपको लगता नहीं कि कोई भी बहुत पावरफुल आर्मी होने के बावजूद उनका टिकना मुश्किल होगा? आप 12 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, 12 साल तो खैर बहुत छोटी उम्र है, लेकिन कोई भी युवा उस देश का जो ये देख रहा है कि हमारी लड़ाई शुरू होने के पहले ही दिन हमारे सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन होता है और हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई घात कर रहा है, उसका मोराल, उसका मनोबल और उसका उस लड़ाई को पूरी तरह लड़ने का जो एक जज्बा होगा, वो कितना आले दर्जे का, कितना इंटेंस हो सकता है। जी। सो 12 साल की उम्र के बच्चे अगर हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार है, तो मेरे विचार में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बट वो नौबत भी नहीं आएगी, क्योंकि उनके युवा काफ़ी है जो इस जज्बे के साथ ओतप्रोत भरे हुए हैं। इससे पहले जो ज़मीनी जंगें हुई हैं, तो क्या महाभारत में जो एक चक्रव्यूह रचा गया था, क्या ये इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि जब ग्राउंड फोर्सेस आएँ, तो किस तरह से उनको एनसर्कल कर लें? तो क्या ऐसा कोई चक्रव्यूह रचने वाला है ईरान ज़मीन पे, जो आके अमेरिकन्स को सरप्राइज़ कर दे और डिफीट कर दे? अ, अभी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, डिपेंड करता है कि अमेरिकन फोर्सेस किस सेक्टर में एंट्री करते हैं। जी। वो कोस्टल लाइन से आते हैं, या वो माउंटेनस रेंज से आते हैं, या वो किसी और अन्य एरियल इंसर्शन से आते हैं। उसके ऊपर निर्भर करता है किस तरह का, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ईरान के 30 प्रोविंस, हर प्रोविंस में उनका एक अपना कोर है, जो उस प्रोविंस की लड़ाई खुद लड़ने के लिए सक्षम है। तो जिसी भी प्रोविंस में इंसर्शन होगा, वो प्रोविंस उसको उस प्रोविंस के टेरेन, यानी कि भौगोलिक बनावट जी। और उनकी वॉर फाइटिंग फिलॉसफी के हिसाब से टैकल करेगा। तो आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि ईरान जो फ़िलहाल 1 महीने में इतने हमलों से इतनी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उनके नेवल चीफ़ को भी जो उन्होंने मार दिया है, और जो बहुत से इनके लीडर्स और बहुत से उनका कुछ जो विनाश हुआ है इतनी चीज़ों में, आपको लगता नहीं वो कमज़ोर पड़ गए होंगे और थोड़ा-सा उनका मनोबल या उनके अंदर साइकोलॉजिकली एक डिमोरलाइज़ेशन आ गया होगा लड़ने के लिए? क्षति ज़रूर हुई है, काफ़ी हानि हुई है। लड़ाई के शुरू होते ही पहले ही दिन उस देश के सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन होना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। कमांड कंट्रोल या लीडरशिप का पूरी तरह परास्त होना अ, अपेक्षित हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ है। जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, अ, अपने ओन वे में, बट रिटेलिएट ज़रूर किया है। पहले ही दिन उनके सुप्रीम लीडर के हताहत होने के बाद उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं। वो रिटेलिएट किया है, पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, और रिटेलिएशन की उनकी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। साफ ज़ाहिर है कि उनकी हानि हुई है, क्षति हुई है, कैजुअल्टीज़ हुए हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में कैजुअल्टीज़ अगर देखे जाए तो तकरीबन 2 ढाई हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं हुए हैं। जी। तो इससे मनोबल के ऊपर असर तो नहीं पड़ेगा, उल्टा मैं कहूँगा कि उनको और ज़्यादा जोश के साथ लड़ने के लिए शायद स्फूर्ति मिल जाए। अच्छा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये वॉर में 1 महीने की लगातार हमलों के बावजूद ईरान जो है इस बात के लिए तैयार है कि वो अमेरिका से पूरी तरह से जो है बाकायदा आँख में आँख डाल के लड़ाई करे और पीछे ना हटे। बिल्कुल करेगा। तो मैं सिर्फ थोड़ा-सा एक चीज़ पे क्यूरियस ये हूँ कि ऐसी बातें उस वक़्त हुई थी जब इराक और अमेरिका की वॉर हुई थी गल्फ़ में, और लोगों ने इराकी आर्मी के बारे में कहा था कि उनके जो है रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और उनकी जो आर्मी है वो बहुत मज़बूत है। कहा जाता है कच्चा गोश्त खाते हैं और बहुत, मतलब उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया था टफनेस के बारे में, बट अमेरिका से जाते ही फ़ौरन से सफाया कर दिया था। इज़न्ट द सेम थिंग एक्ज़ैजरेटेड अबाउट इरानियंस, और ईरानियंस भी वैसे नहीं लड़ पाएँगे अमेरिकन के साथ में? या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम? या देखो, ईरान ने अ, इराक वॉर से ज़रूर कुछ लेसन्स लिए हैं, जी। लिए होंगे, और उसी लेसन्स को ध्यान में रख के उन्होंने अपनी जो रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन की है अपने फोर्सेस की, वो उसी का एक लेसन है, उसी का एक फॉलो आउट कहा जा सकता है। दूसरी बात, जिस तरह से ईरान अभी जो सबसे दुखती रग है पूरे विश्व की, जी। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज और ऑयल का सप्लाई चेन, उसके ऊपर ईरान ने जिस तरह से अंकुश लगाया है और लगा सकता है और दिखा दिया है वो क्या कर सकते हैं, वो सिचुएशन इराक ने एक्सप्लॉइट नहीं की थी, या उस समय वो उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो जिस तरह से जितने आसानी के साथ इराक को मूव डाउन किया गया था, उतने आसानी के साथ शायद ईरान के साथ नहीं होगा, बिकॉज
20 साल हो चुके हैं, 2 दशक आगे चल चुकी है दुनिया। उस समय जो अमेरिकन फोर्सेस को डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था, आज वो शायद दुनिया के सभी देशों के पास उतना नहीं जितना यूएस के पास है, लेकिन उनके पास भी उतना ही है, चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस वेक्टर्स हो, चाहे वो रिससिटेशन मोड्स हो, चाहे वो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन हो। अभी तकरीबन मॉडर्न आर्मीज के पास सभी के पास सक्षमता है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि 20 साल पहले जो हुआ वो उसी आसानी के साथ अब हो सकता है। बट ये ईरानियंस ने जो ना सैंक्शन फेस किया है, जो वेपन्स की उनके पास कमी है, माय पॉइंट उनके पास जो है बहुत बहुत मॉडर्न गन्स होंगी, उनके पास बहुत दूर तक मारने वाले वेपन्स होंगे, और ईरानियन कितने भी मतलब बहादुर हो या ज़मीन पे लड़ सकते हो, वो दूर मारने वाले वेपन से तो आगे तो नहीं टिक पाएंगे। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट पार्ट? इसीलिए मैंने कहा कि शायद ईरानियंस इस मौके का काफ़ी दिन से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके आंगन में आके कोई लड़ाई लड़ना शुरू करे। अभी तक तो पिछले 1 महीने से हर कोई बाहर से ही, दूर से ही वार कर रहा है, जिसका खामियाज़ा ईरान काफ़ी बुरी तरीके से भुगत रहा है। जी। उनके उनके लिए एरियल थ्रेट्स, लॉन्ग डिस्टेंस वेक्टर्स, मिसाइल्स हो, चाहे फाइटर जेट्स, ड्रॉप बॉम्ब्स हो, ड्रोन्स हो, दे आर ऑन अ वीकर विकेट। बट अब जो अनफोल्ड होने जा रहा है, अगर वो होता है तो ईरान इज़ वेटिंग फॉर दैट। तो यानी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ईरानियंस का इस वक्त अपर हैंड है, अगर अमेरिकन फोर्सेस ने उनके ज़मीन पे उतर के जंग करने की कोशिश की तो। आई एम क्वाइट कन्विंस्ड अबाउट इट। तो मैं खाली थोड़ा-सा फ़िल्मी चीज़ कोट करके आपसे पूछने चाह रहा हूँ। हम फ़िल्मों में देखते हैं कि अमेरिकन्स अपने पैराट्रूपर्स को उतारते हैं और उनके स्पेशल जेट्स जाके जाते हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा, उनके मरीन्स गए, पैराट्रूपिंग करके पहुँचे और उन्होंने अपना मिशन ख़त्म कर दिया। आप खुद भी पैराट्रूपर हैं, एक सक्सेसफुल पैराट्रूपर हैं। तो अगर आपको लगता है कि बाकायदा तेहरान में उनके मरीन्स जो हैं वो पैराट्रूपिंग करके पहुँच जाएँ और सेंटर ऑफ कमांड को कंट्रोल कर लें, डू यू थिंक इट कैन बी समथिंग व्हिच कैन बी टर्न्ड अगेंस्ट ईरान दैट वे? यस, एयरबोर्न ऑपरेशंस या एरियल इंसर्शन या पैराट्रूपिंग फोर्सेस का ऑपरेशन अ, हर ज़मीनी लड़ाई के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन समझा जाता है, बहुत डेयरडेविल ऑप्शन समझा जाता है, बहुत कारगर और इफ़ेक्टिव ऑप्शन समझा जाता है। और जैसे आपने कहा कि नर्व सेंटर या कमांड कंट्रोल सेंटर को कब्ज़ा करने के लिए इट्स ए वेरी कन्वेंशनल एंड टाइम टेस्टेड प्रूवन मेथड ऑफ इंसर्शन। बट दैट इज़ ये तब कारगर है जब आपको सिर्फ़ एक ही नर्व सेंटर को कंट्रोल करना हो। जी। और ये मैं शायद इस इंटरव्यू में तीसरी बार ही कह रहा हूँ जी। कि मोज़ाइक पैटर्न के वजह से वो हर नर्व सेंटर अलग है। अच्छा, तो उनके पास 30 नर्व सेंटर्स हैं। आप कह सकते हो। हाँ, उनको 30 नर्व सेंटर्स को और इतना बड़ा करना होगा। और इतना बड़े एरियल इंसर्शन अभी तक किसी भी देश ने कभी भी नहीं कर पाए हैं। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एरियल इंसर्शन या पैरा ऑप्स एक ऑप्शन ज़रूर है। जी। और वो ईरान ने सोचा भी होगा, उसके लिए उन्होंने काउंटर पैरा ऑप्स के सारे ड्रिल्स तैयार रखे होंगे। अ, तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैंने अपने ऑडियंस के लिए ये पैराट्रूपिंग और ये पैरा ऑप्स क्या होते हैं, उसको आप ज़रा-सा बहुत अच्छे से इनके लिए ज़रा समझा दीजिए, क्योंकि ये नए बच्चे शायद थोड़ा-सा वाकिफ़ ना उससे। ब्रिगेडियर साहब एक बहुत कामयाब पैराट्रूपर हैं और इन्होंने जब अपने ज़माने में बड़े-बड़े हीरोइक काम किए। अभी खुद ये कह रहे थे हम पिछले ही महीनों या पिछले आपने कुछ महीनों पहले एक पैराट्रूपिंग इस एज में यानी आफ्टर रिटायरमेंट ही हैज़ परफॉर्म्ड। आई एम सो एनवियस ऑफ हिम एंड हिज फिटनेस। सो एक्चुअली पैराट्रूपिंग क्या होती है और कैसे ऑपरेट करती पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस जो है, तो मोटे तौर पे इतना समझना काफ़ी है कि जभी भी फोर्सेस को ग्राउंड इंसर्शन के तरीके से एनिमी टेरिटरी में भेजना पॉसिबल नहीं है, है? जी। या अगर एरियल वे से भेजने से ज़्यादा बड़ा सरप्राइज हासिल कर सकते हैं, उस समय पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है या पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस को प्लान किया जाता है। क्योंकि ज़मीनी रूट से एनिमी टेरिटरी में बहुत अंदर तक जाके उसके कमांड कंट्रोल सेंटर्स या उसके इम्पोर्टेंट ब्रिजेस या इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि अगर आपको ज़मीनी रूट से जाना है तो आपको तकरीबन 30, 40, 50 किलोमीटर तक पूरा कॉम्बैट लोड लेके चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़ाहिर है आप एनिमी टेरिटरी में गाड़ियाँ लेके तो बिना डिटेक्शन के जा नहीं सकेंगे। जी। इस करके पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस एक ऐसा ऑपरेशन होता है जहाँ पे आपको एरियल वे से, यानी कि जहाज़ के जहाज़ के ज़रिए एक टुकड़ी को
पैराशूट लगा के दुश्मन के इलाके के ऊपर एयर ड्रॉप किया जाता है और वहाँ से वो तकरीबन 10,000, 15,000, 20,000 जिसी भी हाइट से उनको जितने डेप्थ में उनको जाना है उस हिसाब से वो हाइट की डिसाइड की जाती है। कितनी बड़ी टुकड़ी होती जाती है डिपेंड करता है, अगर स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी है तो प्लाटून या कंपनी के बराबर की नफरी दी जा सकती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस या ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस ने बटालियन लेवल के, ब्रिगेड लेवल के भी ऑपरेशंस किए हैं। जी सो इट डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है और आपका एनिमी के एरिया में आपका सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा, आप लॉजिस्टिकली कितने सस्टेन कर पाएंगे, क्या आपका मेन ग्राउंड फोर्सेस के साथ लिंकअप इमीडिएट हो सकता है या नहीं हो सकता। उस तरीके से आपका कितना बड़ा नफरी वहाँ पे आप ड्रॉप करेंगे वो डिपेंड करता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जो अंदर तक जाते हैं उनके प्लेन्स, और प्लेन्स जाके जब लोगों को ड्रॉप कर दें पैराट्रूपर्स को, तो आपका राडार अगर उनको डिटेक्ट करके यानी मार दे तो आपका पैराट्रूपिंग तो फेल हो जाएगी वहीं पे। आपने बिल्कुल सही कहा जी। आज के तारीख में जिस तरह का एरियल सर्वेलेंस, जिस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरह के डिटेक्शन सिस्टम्स हर देश के पास हैं, जी बहुत मुश्किल है अनडिटेक्टेड एरियल इंसर्शन, बहुत मुश्किल है। जी और आजकल तो सिर्फ जो सेना तैनात है या जो फोर्सेस तैनात है बॉर्डर के ऊपर, सिर्फ उनके पास सर्वेलेंस डिवाइसेस नहीं है, आजकल तो हर सिविलियन के जेब में सर्वेलेंस डिवाइस है। और कोई भी सिविलियन जंग के समय अपने देश के ऊपर कोई अज्ञात एरोप्लेन से पैराड्रॉपिंग हो रहा है उसको डेफिनेटली रिपोर्ट करेगा, जी कोई शक नहीं है। इसलिए ईजियर सेड देन डन। पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस इस तरह के एयर डिफेंस माहौल में, इस तरह के एरियल सर्वेलेंस के माहौल में, इस तरह के अवेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के माहौल में मुश्किल है। नहीं, ये ऑप्शन ओपन है ही नहीं, दे विल नॉट बी एबल टू। आई वुड नॉट से ओपन नहीं है, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बट विथ लॉट ऑफ प्रिकॉशन एंड मे बी एट अ वेरी हेवी कॉस्ट। तो अगर मान लीजिए, आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाइपोथेटिकल रीजन, अगर मान लीजिए कि अमेरिकन ने इस तरफ से जो है वो खर्ग आइलैंड जो शुरू से उनकी निगाह में है कि वो खर्ग से एंटर कर रहे हैं, और अब जो है वो इस तरफ आ रहे हैं मंदुब जो जो दूसरा उनका जो है, और इस तरफ से भी आके दोनों तरफ से अगर उन्होंने नेवल तरीके से और इस तरफ से ज़मीन से आना शुरू किया, आपको लगता है ना कि ईरान विल बी लाइक कॉर्नर्ड फ्रॉम टू साइड्स, तब क्या होगा? थियोरेटिकली हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन आपको ये भी सोचना ज़रूरी है कि क्या फ़ोर्स लेवल लेके आ सकते हैं। अगर आप पिंसर की बात कर रहे हो, 2 जी अलग-अलग साइड से आके उसको ओवर पिंसर अटैक की बात कर रहे हो, तो फ़ोर्स लेवल क्या होगा? जी ईरान का जो कोस्ट लाइन है, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2800 किलोमीटर का उनका कोस्ट लाइन है। जी उनको अगर दोनों अलग-अलग एंड से इंसर्ट करके अगर पिंसर एक्शन करना है, उनके पास इतने फोर्सेस नहीं है, क्योंकि दे हैव टू कम थ्रू द सी रूट व्हिच विल नॉट गो अनडिटेक्टेड। तो 10,000 तो कह रहे हैं ऑलरेडी अमेरिकन फौजें पहुंच गई हैं, और फिर वो जरा प्रेसिडेंट ट्रम्प और लोगों को भेजने की बात कर रहे हैं। तो माय पॉइंट इज कि ये लोग आते रहेंगे और ये कहीं एक साथ जमा होके मे बी एक 50,000 या लाख की औरों से जब तक बात करें तो शायद शुरू भी हो जाए। तो उस वक्त जो है जो माहौल कैसा होगा, अफरा तफरी का होगा, या आई मीन ईरानी विल नॉट बी वेल इक्विप्ड टू फेस इट, ऐसा हो सकता है पॉसिबली? तो ईरान विल वेट एंड वॉच, क्योंकि वो अपने एरिया में बैठे हैं, जी अपने बंकर्स में बैठे हैं। जी उनका लॉजिस्टिक पूरा उनके साथ है, उनको कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और वो वेट करेंगे। दे विल वेट फॉर द सिचुएशन टू इवॉल्व, दे विल वेट फॉर द एडवर्सरी टू कमिट देयर हैंड एंड ओनली देन दे विल स्ट्राइक। तो मैं आपको ऐसा लग रहा है कि इस वॉर में देयर इज टू मच ब्लडशेड एंड टू मच ऑफ बॉडी बैग्स होने वाले हैं, मे बी बोथ साइड्स यार। जब भी ज़मीन के ऊपर जंग होगी जी। तो यस, दोनों तरफ, दोनों साइड में कैजुअल्टीज़ ज़रूर होंगी, और कैजुअल्टीज़ होंगी तो दोनों देशों में बॉडी बैग्स जाएंगे। और इसका ब्रंट जो है वो जो सैनिक होता है उसी को फेस करना होता है। उसको इवेंट और आपके साथ ज़्यादा नुकसान होने की आशंका किसकी तरफ से है? बॉडी काउंट देखा जाए तो हो सकता है ईरान के ऊपर ज़्यादा कैजुअल्टी इन्फ्लिक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द हेवियर वेपन्स और द एरियल सुपीरियरिटी व्हाट द अमेरिकन्स और द कंबाइंड फोर्सेस में हैव। जी लेकिन उससे ईरान को
उनके इरादे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा और जो कैजुअलिटीज़ मान लो यूएस के ऊपर इन्फ्लिक्ट होगी, उसका रिपरकशन यूएस के बैकयार्ड में क्या होगा, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अमेरिकन पॉपुलेशन कैन नॉट एक्सेप्ट बॉडी बैग्स गोइंग बैक टू देम। अगर 10 बॉडी बैग्स भी जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब तक तो सुना है 200 लोग तो वहाँ जा चुके हैं और वहाँ की जनता ऑलरेडी रोड पे आ चुकी है, अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है ऑलरेडी। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब, ये गुएरिल्ला वॉरफेयर ईरान को कहाँ से आया, कैसे सीखा? हाउ हैव दे बिकम सो एक्सपर्ट इन गुएरिल्ला वॉरफेयर? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक जो है, जी, जिसे मराठी में कहते हैं गनीमी कावा, गनीमी कावा। गनीमी कावा। जी, ये पूरा गुरिल्ला वॉरफेयर या गनीमी कावा का जो वॉर फाइटिंग टेक्निक है, ये पूरे दुनिया ने, जिसने भी जहाँ पे भी इस्तेमाल किया है, पूरी दुनिया ने ये सीखा कहाँ से है। जी, हमारे दर्शकों को ये सुन के बहुत अभिमान महसूस होगा कि ये पूरे दुनिया ने गुरिल्ला वॉरफेयर सीखा है हमारे शिवाजी महाराज से। वाह, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जी, जय शिवाजी। जय शिवाजी। Shivaji Maharaj is the originator of this guerrilla warfare technique, जी, which was very effectively used by all the forces against all the so-called mighty forces, which were numerically much superior, weapon profile-wise much superior conventionally, जी, but they were defeated by adopting the guerrilla warfare by the righteous forces, which were much smaller in number, not so well equipped in terms of equipment, but बाय गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, गनीमी कावा एंड राइटियसनेस, यानी कि हक की लड़ाई लड़ने का जो जज्बा था। तो ये हिंदी में आप हमें बयान कीजिए कैसे शिवाजी महाराज ने मुगल जो इतने पावरफुल थे, मतलब उनके इतनी ज़बरदस्त सैन्य बल था, उनके शस्त्र थे, सब कुछ था, और शिवाजी की जो जो फोर्स थी वो बहुत छोटी सी थी, तो कैसे उनको परास्त किया, कैसे उनको जो है शिकस्त दी, वो बताइए ना हमको। सबसे बड़ा गुरिल्ला वॉरफेयर का जो नुस्खा है या जो सबसे बड़ा उसका पॉइंट है कि आप अपने से बलाढ्य सेना को, अपने से बलाढ्य शत्रु को उसके स्ट्रेंथ के पॉइंट पे मीट ना करें, जी, उसको आपके स्ट्रेंथ के पॉइंट पे एनकाउंटर करें, ताकि आपका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, चाहे वो टेरेन का एडवांटेज हो, चाहे आपके सेना के एजिलिटी का जी, एडवांटेज हो, या आपके पास जो शस्त्र है उसकी रेंज का एडवांटेज हो, जी, आप उस बलाढ्य अपोनेंट को अपने इलाके में ले आके उसके ऊपर घात करें, जो उसको परास्त करने में आपको मदद करे। आपको टेरेन का सहारा लेना होता है, आपको अलग तरीके के टैक्टिक्स का सहारा लेना होता है, जिसमें हम ताकत के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करते हैं, जी, हम कमजोरी के खिलाफ हमारी ताकत इस्तेमाल करते हैं। जो एनिमी की वल्नरेबिलिटी है उसके ऊपर हम हमारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जो शिवाजी ने औरंगजेब के साथ किया था, जो दिल्ली से लाके उसको दक्कन में रख दिया। जहाँ पे फाइट करने के लिए उनके सैनिक ट्रेंड नहीं थे, जो उनकी उनकी मानसिकता उस तरह की नहीं थी। जी, वो पहाड़ों के लोगों को पहाड़ के चूहे समझते थे, लेकिन वो चूहों ने ही शेर का काम करके दिखाया, और शायद ईरान को वो एडवांटेज है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये हिस्टोरिकली यूएस इसका ब्रंट पहले भी फेस कर चुके हैं। गुएरिल्ला वॉरफेयर का। शायद वो भूल गए हैं जी, कि वियतनाम में उनके साथ क्या हुआ। अच्छा, वियतनाम में जो अमेरिकन फोर्सेस को परास्त होना पड़ा था, ये गुरिल्ला वॉरफेयर के वजह से ही उनको परास्त होना पड़ा था। जी, न्यूमेरिकली वो बहुत सुपीरियर थे, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थे, लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। उनके लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट अभी भी वो हर अमेरिकन नागरिक के दिल में चुभता हुआ कांटा है, वियतनाम का डिफीट, और वो गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से ही हुआ था। और आपको जान के, हम सबको जान के फिर एक बार बहुत अभिमान महसूस होगा कि अभी भी आप कभी वियतनाम में जाते हो तो वहाँ पे वियतनाम का जो उनका म्यूजियम है, जो उनके विक्ट्री के बारे में जब वो बयान करते हैं, वहाँ पे ज़रूर वो गुरिल्ला वॉरफेयर की बात करते हैं, और शिवाजी महाराज से उन्होंने वो सीखा है। शिवाजी महाराज को वो वहाँ पे पूजते हैं, पूजनीय है उनके लिए। वियतनाम में भी बिल्कुल वो शिवाजी महाराज का बहुत इतना आदर करते हैं, और उनकी बातें, उनकी भाषा, उन्होंने भी गुएरिल्ला वॉरफेयर शिवाजी से सीखा है। शिवाजी के टेक्निक जय महाराष्ट्र। जय महाराज। वी आर फीलिंग सो प्राउड अबाउट दिस। और ये भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे एक मित्र है, उन्होंने हमें जानकारी दी कि पुणे में और मुंबई में जी, जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ईरानियन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा मौजूदगी है। जी, काफ़ी सारे ईरानियन स्टूडेंट्स पुणे और मुंबई में सीखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन्होंने भी गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में जानकारी हासिल करने में बहुत दिलचस्पी दिखाई है। अच्छा, उनके अलग से
संगठन है जो गुरिल्ला वॉरफेयर की स्टडी करते हैं। तो ज़ाहिर है कि ईरान ने इसके बारे में अच्छे तरीके से मालूमात किया है वो तय तो सारा कुछ उन्होंने बैकग्राउंड शिवाजी महाराज से और उनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी टैक्टिक्स वो है, लेकिन मैं दर्शकों को ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से इस लड़ाई के मैदान में शिवाजी महाराज को नहीं ला रहा हूँ, मैं सिर्फ इनके वॉर टेक्निक की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो ला रहा हूँ, मतलब आई एम सेइंग इफ ही इज द गुरु। देखिए, गुरु भरे मर के जो है सदियों हो गए हों, पर उनका ज्ञान आज तक है ना। तो अगर उनका ज्ञान ये ईरानियंस यूज कर रहे हैं या उनके ज्ञान को वियतनामीज ने यूज किया, तो ऑफ कोर्स इट इज हिज नॉलेज विच इज बीन यूज्ड टू डिफीट अ वेरी पावरफुल एनिमी। यानी मैंने कहा हक की लड़ाई में, अब हक की लड़ाई में अगर आप इस उस्ताद से सीख के उनको डिफीट किया, तो नेचुरली श्रेय तो शिवाजी महाराज को ही जाता है। बिल्कुल जाना चाहिए। जी, तो आई एम सेइंग ये आप डिस्क्लेमर दे क्यों रहे हैं आप? कमिंग बैक टू आपका खुद का जो अनुभव रहा है भारत में और जो कारगिल वॉर के ज़माने में और जो काउंटर इंसर्जेंसी में, हम थोड़ा उस पर बात करें ताकि हमारे जनता को मालूम पड़े कि आपने खुद इन कैसे वाक़यात से सामना किया और इस मुठभेड़ को कैसे आपने जीता। जी, कर सकते हैं, लेकिन मैं ये पहले ही बताना चाहूँगा कि कुछ एक चीज़ें होती है जो जिसको हम अध्यारूत कहते हैं, जो कहीं नहीं जाती, बोली नहीं जाती और ऑन कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं समझी जाती है। तो मैं उतने ही लेवल तक उस चीज़ को बयान शेयर कर सकते हो, व्हाटएवर इज नॉट कॉन्फिडेंशियल यू कैन डिस्कस दैट। जी। तो कारगिल का अगर आप मुझे कारगिल में वी वर एट अ डिसएडवांटेज, दे वर एट अ हायर लेवल एंड हमको नीचे से उनको जाके मुकाबला करना था। तो लेट्स डिस्कस दैट कि वो भी एक ज़मीनी जंग थी, बट ऐसी जंग जिसमें हम डिसएडवांटेज पे थे। तो कैसे हमने वो ऑपरेशन विजय में कामयाबी हासिल की, अगर आप बता सकते हो तो? कारगिल में चाहे वो हायर हाइट्स पे बैठे थे, हम टेरेन वाइज, क्लाइमेटिक कंडीशंस वाइज हम बहुत डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे, लेकिन एक राइटियसनेस जो था, जी, जिसे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि धर्म युद्ध। जी, धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब कि द राइट कॉज, हक की लड़ाई, हक की लड़ाई। हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा। जी, तो वो राइट कॉज के लिए जो लड़ाई लड़ने का जज्बा है ना, वो एक सैनिक को बहुत ताकत प्रदान करता है। वो उसमें फिर इक्विपमेंट, वेपन प्रोफाइल, टेरेन प्रोफाइल सेकेंडरी हो जाता है। वो जो ताकत उसको मिलती है धर्म युद्ध करने की, वो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था हमारे लिए। जी। कि हम अपनी ज़मीन को वापस ले रहे थे, उसके लिए हमें चाहे किसी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम वहाँ पे पहुँचे, चाहे वो टाइगर हिल था, चाहे वो तोलोलिंग था, हमारे जवानों ने कर दिया। तो कैसे चैलेंजेस से कुछ अगर आपको एक आध कुछ इंसिडेंट या एनेक्डोट्स बयान कर सकते हो, ताकि हमको अपने भारतीय सेना की वीरता से हम लोग वाकिफ हो सकें। आज के बच्चे जो हैं बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम देखते हैं, तो मे बी उन बच्चों के लिए एक थोड़ा-सा प्रेरणा हो जाए, इंस्पिरेशन हो जाए कि हमारे वीर जवान जो है किस कदर ज़्यादा सशक्त हैं और सक्षम हैं ऐसे चैलेंजेस के लिए। कोई भी आप ग्राउंड लेवल बैटल लो, चाहे वो 1947 जम्मू कश्मीर की लड़ाई थी, चाहे वो 1971 की बांग्लादेश फ्रीडम की लड़ाई थी, चाहे वो 65 की लड़ाई थी, 62 की थी, 99 का कारगिल ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय था। किसी भी या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है, जो भी काफ़ी टाइम से चल रहे थे, चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, किसी भी लड़ाई में बहुत मायना रखता है जूनियर लीडरशिप और ग्राउंड पे लीडिंग बाय पर्सनल एग्जांपल्स बाय ऑफिसर्स एंड जूनियर लीडर्स। जी, तो जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, सारी लड़ाइयों की जो सक्सेस स्टोरी है, उसका उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर कुछ है, तो वो जूनियर लीडर्स का है। जी, ग्राउंड के ऊपर जिन्होंने अपने पर्सनल एग्जाम्पल से फिजिकली अपने जवानों को लीड किया है, मोटिवेट किया है। जी, सो ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए अगर आपने देखा कारगिल की अगर बात करें, तो जितने भी शौर्य पदक है, जी, जो चाहे परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, सेना मेडल जितने भी है, जूनियर लीडर्स को मिले हैं। जी, यानी कि कंपनी कमांडर एंड डाउनवर्ड्स या कमांडिंग ऑफिसर्स एंड डाउनवर्ड्स। जी, तो जिस सेना की जूनियर लीडरशिप सक्षम है, जिस सेना के युवा प्रेरित है जी। देश प्रेम से और हक की लड़ाई को जज्बे के साथ लड़ने के लिए, वो हमेशा विजयी होगी। तो वही जब अगर आपने जैसे कुछ ऐसे कॉम्बैट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो भले वो जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो या व्हाटएवर, हम कुछ 1-2 कहानियाँ आपसे सुनना चाहेंगे, जहाँ आपने बहुत इंटेंस जो है स्ट्रगल फेस किया एंड देन यू काइंड ऑफ एनकरेज्ड मेन टू गो एंड सरमाउंट ऑल डिफिकल्टीज। ऐसा कुछ आप कोई इंसिडेंट सुना सकते हैं? मैं तो 2001 में ऐसी परिस्थितियां हो गई थी दिसंबर के महीने में, जी, जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। जी,
तो उस समय कुछ एक नई माइंस इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको हैंडल करने का पूरा अनुभव हमारे जवानों को तब तक नहीं था, और अचानक से ये मोबिलाइजेशन होने की वजह से उनको पूरी तरह से उसमें ट्रेन करने के लिए मौका भी नहीं मिल पाया था, और उन्हीं माइंस को लेके किसी अन्य सेक्टर में कुछ एक एक्सीडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से कुछ कैजुअलिटीज हुई थी, जी। और वो माइन बिछाना अनिवार्य था। लेकिन जवानों के दिल में थोड़ा-सा एक संदेह भी आ गया कि इसको बिछाते समय कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? तो हमने महसूस किया कि जवानों के दिल में कुछ एक, मैं डर तो नहीं कहूँगा क्योंकि जवान कभी भी डरता नहीं है, लेकिन एक संदेह ज़रूर था कि इसको बिछाते समय कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। How old were you and what was the rank at that? I was a major, I was a company commander and I was about 33 years young. So महसूस हुआ कि कुछ एक संदेह है, उसको दूर करना ज़रूरी है। 3 years young. I like this part. जी। एंड उस संदेह को दूर करने का एक ही तरीका होता है कि आप उस समय चाहे लेक्चर दो, चाहे उस माइंड की पूरी बनावट को आप ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके जवानों को समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझ पाए। जी। उस समय उस चीज़ को कारगर तरीके से समझाने का एक ही तरीका है कि वो खुद आप अपने हाथ से करके दिखाओ। जी। दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। अच्छा। तो वो करना पड़ा और वो करके दिखाया गया। हाथों से बिछा के दिखाया। हाँ जी। और पूरी कंपनी के सामने वो किया और कंपनी ने देखा, और कंपनी को पूरा भरोसा हुआ कि अगर कंपनी कमांडर साहब बिना कुछ हानिग्रस्त हुए कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे और कुछ कहना नहीं पड़ा। फिर उस रात भर और उसके बाद कई रातें हम मायने बिछाते रहे, और अगर जंग नहीं हुई तो शायद इसी वजह से नहीं हुई कि हम बहुत अच्छी तरह से तैयार थे। अच्छा। जंग होना या ना होना इंडिकेशन है कि आप कितने स्ट्रांग हो। तो शायद इसीलिए जंग नहीं हुई कि हमने इतनी अच्छी मायने बिछा के रखी थी। वेल प्रिपेयर्ड इज हाफ डन। एब्सोल्यूट। तो यानी आप लोग इस बात के तैयार थे कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप सीमा के उस पार जा करके आप पाकिस्तान में हमला करने के लिए तैयार थे, और लाइन वाइन आपने बिछा रखी थी राजस्थान में, ताकि हमारे ऊपर कोई अटैक ना। आप पे वो अटैक ना कर सके। तो ये इन्फिल्ट्रेशन रूट्स पे जब लोग, आपको पता है, आतंकवादी घुस आते हैं, जैसे कि पहलगाम का इंसिडेंट हो गया, जैसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं जो आप देश की सीमा को पार करके आते हैं, आप अपने देश की सुरक्षा के लिए लैंड वाइन बिछाने में क्या हर्ज है, ताकि आतंकवादी ना आए और हमको तकलीफ ना पहुँचाएं। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और किसी भी नागरिक के विचार में या दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि हम परमानेंटली क्यों नहीं बिछा कर रखते। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक जिनेवा कन्वेंशन है, इंटरनेशनल जिनेवा कन्वेंशन है, जिसके मुताबिक, जिसके धारा के मुताबिक कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट फोर्सेस परमानेंटली बारूदी सुरंग लगा के नहीं रख सकते। जी। उसका इम्प्लीकेशन ये है क्योंकि वहाँ पे जो बारूदी सुरंग या एक्सप्लोजिव्स आप बिछाएंगे, उसको ये अंतर नहीं पता है कि उसको क्रॉस करके आने वाला टेररिस्ट है या एक कोई उसी जंगल का रहने वाला एक कोई प्राणी है, या उसी एरिया में रहने वाला खेती करने वाला कोई किसान है जो खेती करने के लिए किसी और जगह पे जा रहा है, या खेलने कूदने के लिए कोई बच्चे वहाँ से गुजर रहे हैं। ये स्मार्ट म्यूनिशन नहीं है, और स्मार्ट म्यूनिशन भी आप नहीं लगा सकते क्योंकि इसलिए उस इन्फिल्ट्रेशन रूट को रोकने के लिए हम बारूदी सुरंग का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बाकी कई कारगर तरीके हैं जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हो रहा है, जो अपना डिसीजन और डिस्क्रिशन ले सके। जी। इस करके हम परमानेंटली बारूदी सुरंग इन्फिल्ट्रेशन रूट्स आइडेंटिफाई होने के बावजूद भी नहीं लगा के रखते। अच्छा। अब तो सुना है सियालकोट से टनल्स खोद दी उन लोगों ने आने के लिए कश्मीर के अंदर। तो मतलब कितना आप जैसे रोकते जाएँगे वो नए-नए चीज़ों के साथ नए हथकंडे अपनाते हैं भारत में प्रवेश करने के लिए। देखो, भारत एक ऐसा देश है, इतना अच्छा देश है कि हर कोई बाहर से किसी न किसी तरीके से आना चाहता है। जी, जी। जो कोई गलत इरादा रख के आना चाहता है उसको हम आने नहीं देंगे, या तो गलत इरादे को अंजाम नहीं देने देंगे। जी। इतनी बात पक्की है। और जितने भी अंदर आने के तरीके नए-नए निकाले जाएँगे, बट एट द सेम टाइम हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी इवॉल्व हो रही है कि सर्वेलेंस के तरीके, डिटेक्शन के तरीके भी उतने ही हमारे पास है। अगर ये टनल कोई बनाता है तो रिमोट सेंसिंग से उस टनल को डिटेक्ट करने के सर्वेलेंस तरीके भी हमारे पास हैं। तो ये इट्स अ गेम ऑफ चेस। एक कोई मूव करता है, उसकी काउंटर मूव हमारे पास या तो पहले से है या तो हम उस इम्प्रॉम्प्टू ले सकते हैं। तो जिस कदर का टेरेन हमारा है, जम्मू कश्मीर में हो, चाहे लद्दाख में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो,
उस टेरेन कॉन्फ़िगरेशन के बावजूद भी जितना इन्फिल्ट्रेशन कम है, वो ज़ाहिर करता है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो कितना सक्षम है। जी, उसमें एक ही हम कह सकते हैं कि हम बारूदी सुरंग परमानेंटली नहीं लगा के रखते, बट उसके बावजूद भी जितना कम इन्फिल्ट्रेशन होता है टेरेन को ध्यान में रखते हुए, जी। उससे ज़ाहिर होता है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन या इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का जो ग्रिड है, जो आर्किटेक्चर है, वो बहुत सक्षम है। मैं थोड़ा-सा आपसे मतभेद रखता हूँ इस बारे में, क्योंकि ऐसे ही कि अगर ऐसे ही था तो पुलवामा हो गया, आप देखिए पहलगाम हो गया, ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती रहती हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम बहुत सक्षम हैं, तो कैसे आतंकवादी जो है घुसपैठी करके आ जाता है और हमको क्षति करके, हमारी जानें लेकर के कैसे चला जाता है और हम मतलब एक तमाशाई कैसे बने रह जाते हैं? आपका कंसर्न बहुत बिल्कुल सही है, बिल्कुल जेन्युइन है। जो भी 2 वाक़या आपने बताए आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये पिछले 20-30 साल में 2 वाक़या हम गिन सकते हैं कि जो हुए हैं, जिससे हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बहुत गहरी चोट पहुँची है। हमारे आत्मसम्मान को, हमारे देश के सम्मान को बहुत ठेस पहुँची है। लेकिन 20-30 या मेबी मैं तो कहूँगा 47 से लेके आज तक तकरीबन 75-80 साल में ऐसी कुछ एक घटनाएँ हैं जो हम वाक़ई उँगलियों पे गिन सकते हैं। लेकिन कितने अटेम्प्ट हुए हैं जो अगर परास्त नहीं किए जाते तो क्या हो सकता था? वो शायद एक सामान्य नागरिक को पता नहीं होता और वो बताने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि नहीं तो भय फैल जाएगा। सर 2008 में 10 लौंडे, आई वुड रियली से 10 लौंडे की मूंछें ठीक से निकली थी। वो आके एनएसजी वालों ने 3 दिन तक उससे लड़ाई की है और अगेन आई वुड से इट वाज़ अ लैंड कॉम्बैट वेयर वी कुड नॉट एंड मीन वी ओवरपावर दीस अगेन आई वुड से 10 लौंडे जो वो अभी-अभी डायपर से निकल के बाहर आए थे। उन्होंने आके हमारे एनएसजी से 3 दिन की लड़ाई की है। डोंट यू थिंक इट लुक्स लाइक अजीब हाउ वी वर नॉट इक्विप्ड? मार्कोस आके लड़के वापस चली गई, एनएसजी को आने वक़्त लगा। आपको लगता है सिस्टम को कुछ ज़रूरत है ओवरहाल करने की, सही करने की? जो हुआ वाक़ई दुर्भाग्यपूर्ण था, उससे काफ़ी कुछ सीख हमने ली है। नहीं होना चाहिए था, रोक सकते थे। अ, कई सारे सिस्टेमिक एरर्स इसमें उजागर हुए हैं और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये जो वाक़या है, अभी भी 80 साल के हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद आज तक ऐसे ही हुए हैं जो हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। जी। जो होने से रोके गए हैं, वो इससे कई 100 गुना ज़्यादा है। जो नहीं रोके जाते तो शायद आज हम यहाँ पे इतने आराम से, इतने आसानी से बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। नहीं सी आई एम वेरी थैंकफुल टू द आर्मी। आप जैसे लोग उसकी वजह से आप जैसे लोगों की वजह से आज हम बहुत चैन की नींद सोते हैं। आपकी वजह से हम अपने एक नॉर्मल जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। बट ऐसे जो घाव हैं, वो घाव आज तक भरे नहीं हैं। बिकॉज़ हमारा विश्वास बचपने से हम ये देखते बड़े हैं कि हमारी भारतीय सेना वर्ल्ड की बेस्ट सेना है। हमारी इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्मी है। मैंने लोग और वो नाम भले लेते होंगे, बट एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ राइटर, व्हाटएवर आई हैव कंपेयर्ड एंड आई हैव फाउंड दैट वी आर द बेस्ट। बेस्ट होने के बावजूद जब हम पे इस तरह के आघात लगते हैं और हम जैसे जब स्ट्रगल फेस करते हैं बिकॉज़ ऑफ जेनेवा कन्वेंशन या वो, तो तकलीफ होती है। औरों के लिए तो कानून है ही नहीं। हमें क्यों? वो आप हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। तो अफ़सोस होता है हमें कि व्हाई कांट वी फाइंड आउट अ फूल प्रूफ और अ टेररिस्ट प्रूफ मेथड टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री? ऐसे क्यों नहीं लगता? आई फुल्ली एग्री विथ यू। ये जो आघात होते हैं, जो चोट पहुँचती है जी। बहुत गहरी है। अ, ज़िंदगी भर याद रहनी भी चाहिए ताकि हम हमेशा चौकन्ने रहें, हमेशा अलर्ट रहें और दुर्भाग्यपूर्ण है फूल प्रूफ अ, कोई भी सिस्टम शायद नहीं होता। मैं ये तो नहीं कहूँगा लेकिन अ, यूएस के साथ भी 9/11 हो सकता है। कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप अ डिटरमाइन्ड इंट्रूडर फ्रॉम क्रिएटिंग अ डेंट। यू कैन ऑलवेज स्टॉप him or that organization from creating a fissure, from creating a crevice. But creating a dent, you really can't stop. What they have created are dents, though they are very hurting, but that's about it. Nothing can be foolproof. Just going back to Iran and America conflict again, I think I have few more minutes left towards the end of my discussion. अगर ये ईरान और अमेरिका का ये जो ज़मीनी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो मेरा सिर्फ़ एक सवाल ज़हन में ये आ रहा था कि अगर इन्होंने अपने फ़ौजियों को ज़मीन पे उतारा,
और फिर बाद में जो जो बहुत सुपीरियर इनकी जो एरियल पावर है, जो F-18 F-35, हालांकि F-35 इन्होंने मार गिराया था बीच में ईरानियंस ने, बट मान लीजिए अगर वो एरियल्स को भी ले आए और बाद में कमांडोज भी भेज दिया, तो तब ईरान के पास क्या चारा होगा इस डबल जेपार्डी को हैंडल करने का? तब कैसे होगा ये? कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी जंग लगती है आज के माहौल में, तो सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस की जंग नहीं होती है। वो जी। जंग हमेशा इंटीग्रेटेड ही होती है और वो ईरान भी अच्छी तरह जानता है। जब ग्राउंड फोर्सेस अपनी कार्रवाई करते हैं, उसके पहले एरियल वेक्टर्स, एरियल फोर्सेस उस इंटेंडेड टारगेट एरिया को सॉफ्टन अप करने के लिए पहले से इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ग्राउंड फोर्सेस अटैक के लिए जाते हैं, तो उसी ग्राउंड फोर्सेस के जो आर्टिलरी यानी कि गन्स का जो दस्ता है, वो भी उस ग्राउंड फोर्सेस को अपना काम आसान करने के लिए पहले से टारगेट्स को सॉफ्टन अप करता है। मिसाइल्स दागे जाते हैं। इस तरह से उस इंटेंडेड टारगेट एरिया को तैयार किया जाता है कि ग्राउंड फोर्सेस को जाके वहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस देखना पड़े। उनको जाके सिर्फ वहाँ पे मॉपिंग अप ही करना है। गुत्थम-गुत्थे की लड़ाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये तो हर किसी वॉर का बेसिक वॉर फाइटिंग का तरीका है। इसलिए ईरान भी इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। उनके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि ग्राउंड फोर्सेस आने के पहले F-18 आके बॉम्ब डाल के गए, फिर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन्स ने बम गोले गिराए और फिर फोर्सेस आए। फोर्सेस आते समय भी उनके साथ टैंक्स आए, उनके साथ बख्तरबंद गाड़ियाँ आई। वो बड़ा नॉर्मल वे ऑफ फाइटिंग है। तो ईरान इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट। उनकी भी जो वेपनरी है, उनके पास भी एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उनके पास रडार्स है, उनके पास सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं, उनके पास एंटी टैंक वेपन्स हैं, उनके पास किसी भी लैंड फोर्सेस को एन मास एनकाउंटर करने के लिए एरियल बर्स्ट टाइप के वेपन्स है। तो उनके लिए वो सभी तरीके से तैयार है। जी। और ये भी सोचना बहुत ही नैव होगा, बहुत ही इनोसेंट टाइप होगा कि जब ये लड़ाई लगेगी तो ईरान सिर्फ अकेला ही इसमें हिस्सा ले रहा होगा। शायद फ्रंट में ईरान ही होगा, बट ईरान को प्रोत्साहन देने वाले और सपोर्ट देने वाले और भी कई ताकतें दुनिया में हैं। इवन रशिया एंड चाइना। आई विल नॉट टेक नेम्स। बट मेरा पॉइंट है कि जो ज़मीन में लड़ेंगे तो वही लड़ेंगे ना। अच्छी सबसे बड़ी ईरान की प्रॉब्लम है कि उनका नेबर खुद बहुत होस्टाइल हैं। हमारे और ईरान में एक बात जो बड़ी कॉमन सी है कि भारत के सारे नेबर्स भी जो हैं उनसे होस्टाइल हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, ये सारे नेबर्स हमसे दुश्मनी रखते हैं। वैसे ही ईरान के भी सारे नेबर्स जो अरब नेशंस हैं, वो सब उससे होस्टाइल हैं। डोंट यू थिंक कि ये उनकी हॉस्टिलिटी ईरान को कमज़ोर करेगी और उनके लिए कहीं न कहीं एक वल्नरेबल पोज़ीशन ओपन करेगी? बिल्कुल आपका कहना सही है। उनकी वल्नरेबिलिटी है ही है। जी, उनके नेबर्स उनके साथ नहीं है। जी। बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। लेकिन ये वल्नरेबिलिटी उनके लिए आज पैदा नहीं हुई है। ये शुरू से इस वल्नरेबिलिटी को साथ में लेके ही अभी तक इन्होंने अपना सारा कारोबार किया है। जी। उसके लिए वो तैयार है। तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ एट ऑल दिस हैपेंस एंड इफ इट गेट्स स्ट्रेच्ड फॉर लॉन्ग टाइम, आपके हिसाब से कौन जीतेगा ज़मीनी जंग के अंदर ईरान, अमेरिका के सामने? पद्धति ये है कि जंग के मैदान में कोई भी विजयी नहीं होता। जी, ये क्रिकेट का मैदान या फुटबॉल का मैदान नहीं है कि एक टीम विजयी होके कप लेके चली गई और दूसरी टीम भी सेकंड पोजीशन में आके सिल्वर मेडल लेके चली गई। यहाँ पे कोई भी विजयी नहीं होता, दोनों ही के लिए हार ही होती है। किसी के 500 सैनिक क्षतिग्रस्त होंगे, किसी के 1000 होंगे। तो क्या 500 वाला ये कहेगा कि मैं जीत गया हूँ? उसके भी 500 बॉडी बैग वापस गए हैं। जी, जीत तो किसी की भी नहीं होगी, जी, दोनों का ही पराजय होगा। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि बार्गेनिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, जी। ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, बट जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की थी कि ईरान को अपने घुटनों पे टेक दिया जाए और उनको लग रहा था कि पहले 2 दिन में ही वो जंग जो है ख़त्म कर देंगे। ईरान ने जो महीना भर से ऊपर जो से लड़ाई कर ली और अपने घुटनों पे नहीं आया। आपको लगता नहीं कि दीज़ आर द पैरामीटर्स टू जज कि किसका अपर हैंड है, कौन हारा या कौन जीता? नॉट बाय द लॉस ऑफ लाइव्स, बट प्रेसिडेंट ट्रंप का एक मंशा था उनको हराना, उनके रेजिम चेंज करना। और जैसे वेनेज़ुएला एक रसगुल्ला निकल गए थे वो, तो उनको लगा था ये भी अलग रसगुल्ला होगा। तो आपको लगता नहीं कि ये जो है एक उनकी क्लियर एंड ओपन डिफीट है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है उनका? क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करने लग गए हैं वो? तो हार-जीत को ऐसे मापा जाता है, ये मापदंड तो होता है ना उस हार-जीत का? ये तो किस मेजर से आप उसको देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप ये मेजरमेंट लेते हैं कि 2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ईरान ने घुटने नहीं टेके,
तो ईरान जीत गया है, तो उस हिसाब से यस, आपका कहना और बिल्कुल हॉर्मुज़ सही है। स्ट्रेट उसके हाथ में, यानी पूरा जो इस वक़्त विश्व जो है, वो तेल की मेजर क्राइसिस में आ गया है। जो बैरल ऑयल जो है, वो बढ़ते जा रहे हैं, महँगे होते जा रहे हैं। हर तरफ त्राही-त्राही मची हुई है और ईरान ने हॉर्मुज़ पकड़ के रखा है। बिल्कुल, और सबसे जो कमाल की बात थी, बोले अब डॉलर में करेंगे नहीं, अब युआन में डील करेंगे। मतलब इट्स सच अ बिग ह्यूमिलिएशन इट इज़। फॉर द ग्रेट प्रेज़िडेंट ट्रम्प कि एक छोटा-सा पिद्दी-सा नेशन जो है, वो उनके नाक में दम कर दे रहा है। तो बिल्कुल सही। दैट्स हाउ यू रियलाइज़ कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। Yeah, you may define that way, yes, then it's a loss of face to the superpower. जी, But the outcome of war, one really can't say if there would be any clear victor. जी। Difficult to say. बिकॉज़ ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स एंड डेथ एंड And the डिस्ट्रक्शन। destruction, the infrastructure, destabilization, everything. Economic crisis. मुझे कुछ 2 चीज़ें बहुत खटकती हैं, जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो। एक बहादुर सैनिक जो अपने पसीने, अपने खून, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत से इस देश की हिफाज़त करता है, इस सैनिक को, इस बहुत ही उच्च स्तर के अफ़सर को, एक ऐसे पॉलिटिशियन को, जिसका बैकग्राउंड में कोई बहादुरी, कोई देश की सेवा या इस किस्म का कोई पराक्रम ना हो, कैसे वो पॉलिटिशियन आ करके उस सैनिक के ऊपर रूल करता है? और क्या उस सैनिक को ऐसा फ़ील नहीं होता कि आप इतने सारे कांड में, इतने सारे करप्शन में, इस कदर चीज़ें गुज़रे हुए हैं, हाउ डेयर, हाउ कैन यू कम एंड रूल ऑन अस एंड डिक्टेट टर्म्स टू अस? कभी ऐसा फ़ील नहीं होता फ़ौज को, सेना को? खुशकिस्मती से हमारे देश में, भारत देश में पूरी तरह से लोकशाही है, लोकतंत्र है, और किसी भी सैनिक के लिए या किसी भी सेंट्रल आर्म पर्सनल के लिए सर्वतोपरि हमारा तिरंगा है और हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। जी, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेंटर में या किसी स्टेट में उस समय कौन-सी पार्टी रूलिंग बेंचेस पे है या कौन-सी पार्टी ट्रेज़री बेंचेस पे बैठी है, हमें वाक़ई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, हमारे एक-दूसरे को ग्रीट करने के लिए भी हम सिर्फ़ जय हिंद का ही इस्तेमाल करते हैं, और हमारा सर झुकता है और हाथ उठता है सलाम करने के लिए तिरंगे के सामने और नेशनल एम्ब्लेम के सामने। तो इसलिए खुशकिस्मती से हमें इस तरह का कोई प्रताड़न या इस तरह का कोई भी ह्यूमिलिएशन डायरेक्टली या फ्रीक्वेंटली फेस नहीं करना पड़ता, जो शायद किसी और फोर्सेस में करना पड़ता हो। उसके बारे में मैं नहीं जानता, बट नहीं है हमारे लिए, कोई और चीज़ मायना नहीं रखती है, सिर्फ़ तिरंगा मायना रखता है। आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, वो बहुत पावरफुल होती है। जब आप सारी मिलिट्री इंटेलिजेंस में इतनी सारी चीज़ें मालूम कर लेते हैं, एमआई आपका जो टीम है, तो ये भी तो मालूम करती हो कि आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसका बैकग्राउंड, उसका कनेक्शन क्या है? वन ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर दैट वी हैड इन इंडिया वाज़ हैविंग कनेक्शन विद दाऊद इब्राहिम। तो उस वक़्त कैसा लगता है आपको ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को सैल्यूट करना और उससे डील करना? देखो, कुछ एक चीज़ें हैं जो प्रोटोकॉल के हिसाब से करना या प्रोटोकॉल के लिए करना ज़रूरी होती है। वो जो सैल्यूट जो है वो उस इंडिविजुअल को नहीं है, उस पद के लिए है, जी, उस रक्षा मंत्री के चेयर के लिए है। जी, उसके ऊपर कौन बैठता है जी, वो मायना नहीं रखता। तो ये बात जब किसी सैनिक के दिमाग में फिट बैठ जाए और उसको इस चीज़ का एहसास हो, फिर ये चीज़ें इतनी तकलीफ नहीं देती, और ये एक सैनिक को समझाना जी, उस सैनिक के अफ़सर का कर्तव्य होता है, क्योंकि उतनी समझ-बूझ शायद उस सैनिक में नहीं हो, या आजकल के प्रोपागेंडा के ज़माने में वो किसी प्रोपागेंडा का शिकार होके कैरियर अवे हो जाए। तो बट लेकिन उसको सही रास्ते पे रखना और इन सब चीज़ों से हम किस तरह से ऊपर है, इसका एहसास दिलाना उसके ऑफ़िसर का काम है। माय पॉइंट इज़ कि आपने देखा है कि इज़राइल, ईरान, ये सारे जो नेशंस हैं, वो लोग अपने नागरिक्स के लिए, सिविलियंस के लिए एक ऑब्लिगेटरी, एक मैंडेटरी सर्विस रखते हैं, जो वक़्त आने पर उनके सिविलियंस उस देश को डिफेंड कर सकें और आर्मी की तरफ जा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने ना कि ईरान ने लोगों जो अपने तैयार कर रखे हैं मल्टीपल लेयर्स। भारत में भी तो टेररिज्म का प्रॉब्लम है। भारत खुद अपने नेबर से बहुत तकलीफ़ें रही हैं। व्हाई डोंट वी हैव सच अ प्रोग्राम फॉर आवर सिविलियंस कि हमारे लोग भी सिविलियन आर्मी का हिस्सा बनें और जाके ट्रेन करें और ऐसे वक़्त आने पे तैयार रहें? ये विचार काफ़ी लोगों के दिल में है, काफ़ी लोग इस तरह से सोचते हैं,
बट इसका एक ही कारण है कि हमारे देश में वॉलंटियर होके सेना या पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वालों की कमी नहीं है। जी, रिटायरमेंट के पहले मैं एक ट्रेनिंग सेंटर का कमांडेंट था, जहाँ पे रिक्रूटमेंट करना मेरा प्राइमरी चार्टर था। जी, तो कई एक रिक्रूटमेंट रैलीज़ हमने हैंडल की है। जब मैं देखता हूँ रिक्रूटमेंट रैली में लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमें स्टेट पुलिस से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में वॉलंटरीली फोर्सेस में आने के लिए बहुत यूथ पहले से ही तैयार है। अगर इतना अच्छा वॉलंटरी सर्विस का माहौल है, तो उसमें आपको कॉन्स्क्रिप्शन की या स्टेट सर्विस को मैंडेटरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मे बी 3 महीने की आप छोटी सी क्रैश कोर्स ट्रेनिंग दे करके आप सबको इस बार सीधे आर्मी में एक डिसिप्लिन होता है। आर्मी मैन एक डिसिप्लिन रखता है अपनी ज़िंदगी को, जैसे जीता है वो, जैसे आज तक आपकी फ़िटनेस देखिए कि आप जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फिट रहे। तो मेरा कहना है कि आर्मी का जो रेजिमेंट होता है, उनका डिसिप्लिन होता है, जो अपने जीवन को व्यापन करने के जो उनकी वो दिनचर्या होती है, आपको लगता है कि अगर 3 महीने भी अगर लोग ट्रेन हो जाएँ और आज के जवानों में वो डिसिप्लिन आ जाए, तो हमारा देश और शक्तिशाली और प्रगतिशील और कामयाब हो सकता है, आपको नहीं लगता? ज़रूर, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के तारीख में अगर हम 2047 में जाके विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, या हम अमृत काल के ज़रिए अपने देश को सबसे आगे ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो वो ख्वाब देखने की एक ही वजह है कि हमें हमारे यूथ के ऊपर बहुत भरोसा है। जी, क्योंकि आज के तारीख में हमारा देश इसलिए हम सबसे सक्षम मानते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ पावर है, ऑलमोस्ट 65%। जी, तो इस यूथ को डिसिप्लिन होना, इस यूथ को मोटिवेटेड होना, इस यूथ को सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो हमारा एसेट कहला पाएँगे। अगर वो नहीं रहे तो शायद वो लायबिलिटी हो जाए। उस हिसाब से इनको 3 महीने की जो ट्रेनिंग आप कह रहे हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सेना ने ही प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेना की अपनी खुद की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स और खुद की ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स इतनी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड हैं जी, कि अगर करोड़ों युवाओं को सेना ट्रेन करने लगी तो शायद वो अपनी प्राइमरी ट्रेनिंग की तरफ उतना ध्यान ना दे पाए। तो मेरा ये एक मानना है कि क्वासी मिलिट्री या समाज के अंदर जो इस तरह का जज्बा रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को ओनरशिप लेके अपने युवाओं को डिसिप्लिन या मोटिवेटेड या फोकस रखने के लिए देश का हाथ बटाना चाहिए। तो उसका करिकुलम सेना ज़रूर बना के दे सकती है, लेकिन उसको एक्चुअली ऑन ग्राउंड ट्रेन करने के लिए सेना के बस में शायद चाहते हुए भी ना हो, क्योंकि अगर आप स्केल्स देखो, नफरी देखो, जी, 140 करोड़ में से अगर आप 50 करोड़ भी समझते हो कि जो इस जवान ट्रेनिंग के थ्रू जाने के लायक है, तो 50 करोड़ बहुत बड़ी नफरी है। आज की तारीख में हमारे सेना की नफरी तकरीबन 11 से 12 लाख या 15 लाख तक मैक्सिमम होगी। तो उसके बनिस्पत 15 करोड़ आप सोच सकते हो कि उनकी ट्रेनिंग में कितना ज़्यादा रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करना होगा। जी। मेरा सवाल सिर्फ़ यहाँ से इसलिए उठ रहा था कि अगर हमारे सिविलियंस थोड़े से भी ट्रेन होते, तो 2008 में ये लड़कों ने जो आके वहाँ कोलाब में फायरिंग ओपन की, जो वीटी पे जो फायरिंग की उन्होंने, पहलगाम में जो टूरिस्ट पे फायरिंग की, इनकी ट्रेनिंग इनको इस बात के लायक बना दी कि अपने को डिफेंड कर लेते। तो माय ओनली कंसर्न इज़ दैट पार्ट, नथिंग एल्स। 100% I agree with you. जी, 100% I agree with you, but then it has to come from within. I mean, जी, it can't be instilled from outside. वो जज़्बा अंदर से हमारे समाज के ना सिर्फ युवाओं में हर एक में होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली उस समय नहीं देखा गया, जी। बट कई और जगह पे देखा गया है जो हमें पता नहीं। ये भी मैं बताऊँगा। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि इस वक़्त ब्रिगेडियर दिलीप पेट्रोजन साहब ने बहुत बेहतरीन इल्यूमिनेटिंग, बहुत ही रोशनी आमेज़ और ज्ञानवर्धक बातें कही हैं। आई थिंक जितने भी जवान सुन रहे हैं उनको इसे नसीहत देना चाहिए, इनको इनको अपना आइडियल बनाना चाहिए और इससे कुछ सीखना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि आज रिटायरमेंट के बाद जो है जनाब साल भर पहले, 1.5 साल पहले रिटायर हुए थे और अगर उनको मौका मिले, तो ये फिर से इस 58 की एज में फिर से आर्मी मैन बनेंगे और मतलब ये जज़्बा हर जवानों में होना चाहिए अपने देश के लिए, अपने देश की हिफाज़त के लिए। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा और मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत-बहुत आपका आभारी हूँ। आपने इतनी बेहतरीन बातें कही हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद। शुक्रिया हुसैन जी, जय हिंद। थैंक यू सो मच।